गाइस, आई होप कि आप सब ठीक हैं और ज़्यादा बोर नहीं हो रहे हैं. सो लेट अस मूव. रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे थे. हमने इसके पिछले वीडियो में पॉलिनेशन पढ़ लिया था. तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और इसके साथ पढ़ेंगे हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. सो लेट अस स्टार्ट. क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा जाएगा तो इसको जल्दी करते हैं. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब ऐसे एजेंट्स मीन एजेंसीज मतलब ऐसे या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे या फिर नॉन लिविंग फैक्टर होंगे, बायोटिक और एबायोटिक, विच हेल्प इन पॉलिनेशन, जो पॉलन के ट्रांसफर को कहां से एंथर में से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे. इनको कहा जाता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. तो आपको यहाँ पे वैसे देयर आर मेनी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, बट हमें कुछ ही पढ़ने हैं. जैसे पहला है एंटोमोफिली, दूसरा है आपका एनिमोफिली, तीसरा है ऑर्निथोफिली, और लास्ट है आपका हाइड्रोफिली. एंटोमोफिली मतलब जब पॉलिनेशन को कौन करेगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा है तो इसको एंटोमोफिली कहेंगे. एनिमो मतलब होता है जब एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा. ऑर्निथो मतलब जब बर्ड्स पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं. हाइड्रोफिली मतलब जब वाटर पॉलिनेशन कॉज करता है. तो हमें इन चारों को पढ़ना है. सो लेट अस स्टार्ट विद एंटोमोफिली फर्स्ट. तो इसमें सबसे पहले आप एंटोमोफिली से शुरू करते हैं. याद रखना, इट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट. जब इंसेक्ट पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं तो इसे एंटोमोफिली कहा जाता है. एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, 60% से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ हनी बी पॉलिनेशन करने का काम करता है. इसीलिए हनी बी के प्रिजर्वेशन की बहुत बात की जाती है. 60% से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स में ओनली हनी बी एक्ट एज अ पॉलिनेटर. तो ऐसे एंटोमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट. और अगर मैं एंटोमोफिलस फ्लावर कहता हूं तो मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा. तो अब बेटा सीधी सी बात है, इंसेक्ट आके पॉलिनेशन कर रहा है तो क्यों आएगा इंसेक्ट? इसके लिए फ्लावर में कुछ फीचर्स होंगे, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे फ्लावर में जिसकी वजह से इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा. तो हमें यहाँ पे पढ़ना है फीचर्स, या इसको हम एडेप्टेशन भी कह सकते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एज फार एज पॉलिनेशन इज कंसर्न. तो आपने अगर कोई भी फ्लावर अपने आसपास देखा होगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन सबसे कॉमन लैंड के प्लांट्स में होता है. जमीन में जो प्लांट उगते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आपने अगर कोई भी फ्लावर देखा होगा, सबसे खास बात होगी जो फ्लावर को यूनिक बनाती है वो है इसका ब्राइटली कलर्ड पेटल. जो इसके पेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड. से फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस फ्लावर विद मी. तो इसका जो पेटल है वो रेड कलर का है, तो ये अट्रैक्ट करता है हमको. सिमिलरली अब वो पेटल ब्राइटली कलर्ड ह्यूमन को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है. उसका बेसिक पर्पस क्या था, ताकि उससे कौन अट्रैक्ट हो, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो. ये पहला फीचर. दूसरा, फ्लावर में क्या होगी, एक फ्रेग्रेंस होगी, या कभी कभी इसको ज्यादा अच्छा ऑर्डर बोलना सही रहेगा, क्योंकि फ्रेग्रेंस सिर्फ खुशबू से रिलेटेड होता है, बट फ्लावर में खुशबू भी हो सकती है और कोई एक स्पेसिफिक स्मेल हो सकती है जो इंसेक्ट को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करे. तीसरा, मैक्सिमम जो फ्लावर्स होंगे वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. आपने शहद खाया होगा, तो हमने देखा है कि हनी बीज, हम ऐसे मानते हैं कि हनी बीज फ्लावर के ऊपर एक्ट करती है, एक सिरिंज जैसा इंसर्ट करती हैं और कुछ कलेक्ट करती हैं. जो वो चीज कलेक्ट करती हैं बेसिकली दैट इज नेक्टर.
नेक्टर और कुछ नहीं है, एक शुगरी लिक्विड है, एक शुगर कंटेनिंग लिक्विड है जो फ्लावर्स में पाया जाता है। ये क्यों प्रोड्यूस करते हैं? टू इसको हम ये भी कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। ये एक प्रकार से रिवॉर्ड है, किसके लिए? इंसेक्ट के लिए। कैसा रिवॉर्ड है? इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट फ्लावर की तरफ को क्यों आएगा? उसको अट्रैक्ट करने के लिए इन दो चीजों के अलावा इसके पास क्या है? नेक्टर। तो जब इंसेक्ट नेक्टर कलेक्ट करेगा, इंसेक्ट को उसका खाना मिल गया, बदले में उसने क्या किया? पॉलिनेशन कर दिया। तो इन प्लांट्स में सबसे खास बात होती है फ्लावर, और इनके जो फ्लावर होंगे मोस्टली लार्ज साइज के होंगे। हालांकि ये जरूरी नहीं है, आप अपने आसपास बहुत सारे फ्लावर देखते हैं जिनका साइज छोटा होता है, बट ये इनके कुछ फीचर्स हैं। पहला मैंने कहा ब्राइटली कलर्ड पेटल, दूसरा हो गया फ्रेग्नेंस। एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने मिस कर दिया, इसके जो पॉलन होते हैं वो होते हैं स्टिकी। आपको याद होगा जिस दिन हम एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था टैपिटम पॉलन किट सब्सटेंस बनाने में हेल्प करता है। अब इनके पॉलन स्टिकी होने के पीछे क्या रीजन है? ताकि वो इंसेक्ट से चिपक सके। इंसेक्ट एक फ्लावर पे आएगा, नेक्टर कलेक्ट करेगा, फिर दूसरे फ्लावर में जाएगा। तो जब वो पहले फ्लावर में आया, स्टिकी होने की वजह से पॉलन उससे चिपक जाएगा, और जब वो दूसरे फ्लावर में जाएगा तो उसके मूवमेंट की वजह से पॉलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर। अब इसमें दो केसेस हैं, इन दोनों केसेस को स्टडी करते हैं। एक है युक्का प्लांट का, ये बहुत ही स्पेसिफिक है युक्का प्लांट की स्टोरी। ये सबसे एक्साइटिंग केसेस में से एक माना गया है एब्रोलॉजी के। युक्का प्लांट, इसमें खास बात यह है कि एक मॉथ है, एक इंसेक्ट है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, इतना कि दे कांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ये अपनी लाइफ साइकिल को एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन है, नाइट टाइम पे क्या होता है, जो मॉथ है वो युक्का प्लांट के फ्लावर में जाएगा, जब अंदर की तरफ जाएगा तो कुछ पॉलन उससे अटैच हो गए, तो वो फिर मूवमेंट करके कहा जाएगा? नीचे को ओवरी की तरफ को जाएगा। ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है, उस कैविटी में ये मॉथ क्या करता है? अपने एग ले करता है, और इसी मूवमेंट के दौरान ये पॉलन को किसके ऊपर लैंड कर देता है? स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर देता है। तो अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखिए ये इसका ओवरी है, ओवरी के अंदर खाली जगह होती है जिसको ओवेरियन लॉक्यूल कहते हैं। उस लॉक्यूल में इसने क्या किया? अपने एग ले कर दिए, और बदले में इसने प्लांट को क्या कर दिया? पॉलिनेशन कर दिया। अब ये एग हैच करके क्या बनाएंगे? लार्वा। और हमको पता है कि ओव्यूल आगे चल के क्या बनाता है? सीड। तो इसके जो लार्वा होंगे वो फ्लावर के सीड को खा के बड़े होते हैं। जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो एडल्ट बनने के बाद वो इसकी ओवरी की वॉल को डाइजेस्ट करके या उसमें छेद करके बाहर निकलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये फ्लावर ब्लॉसम भी तभी करता है जब ये एडल्ट बनते हैं। मतलब ओवरी को खाने के बाद भी बाहर पेटल्स होंगे, सेपल्स होंगे, तो जब फ्लावर ओपन करेगा तो ये इसके जो एडल्ट होंगे वो क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऑब्लिगेट इसलिए क्योंकि सिम्बायोटिक मतलब दोनों बेनिफिट करते हैं। ऑब्लिगेट इसलिए कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को पूरी नहीं कर सकते। सो दिस इज वन fascinating case of pollination and pollinator. Now the second case is of Amorphophallus. ये बायोलॉजी के एक फन फैक्ट में से भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ा जो फ्लावर है फ्लावरिंग प्लांट में वो इसी का है, और इसका जो फ्लावर होता है उसकी हाइट कम से कम 6 फुट की होती है, इक्विवेलेंट टू माई हाइट। तो इसका फ्लावर बहुत बड़ा होता है। तो इसके फ्लावर के बड़े होने का फायदा यह है, सपोज इफ दिस रिप्रेजेंट्स पेटल्स, तो इसके अंदर ये फीमेल पार्ट है, तो इसके अंदर काफी खाली जगह होती है, और इस खाली जगह में बहुत सारे इंसेक्ट क्या करते हैं? अपना एग ले करते हैं। तो इसमें क्या हुआ?
insect lay egg in inside flower. क्यों? क्योंकि ये एक सेफ जगह है अंडे देने के लिए, और इन टर्न इंसेक्ट क्या करके देखता है? पॉलिनेशन करके देता है. So these are the cases of Amorphophilus, जहां पे एक अच्छा रिलेशन देखा गया पॉलन और फ्लावर और पॉलिनेटर के बीच में, कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. So this completes the first part. Now the second part is anemophily. Anemophily is basically pollination by air. अब याद रखना, यहाँ पे एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसमें भी कुछ फीचर होंगे प्लांट फ्लावर के. तो अब ये फीचर क्या है? पहला फीचर, क्योंकि इसको यहाँ पे इंसेक्ट नहीं है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें तीन चीजें नहीं होंगी. पहला, कोई नेक्टर ग्लैंड नहीं होगी. दूसरा, कोई ऑर्डर नहीं होगी. और तीसरा, इसके जो इसमें कोई खुशबू नहीं, ऑर्डर नहीं आ गया. तीसरा, इसके जो पेटल्स होंगे वो कलरलेस होते हैं. आपने देखा ये तीनों चीजें इंसेक्ट पॉलिनेशन में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है, तो यहां पे इनकी कोई जरूरत नहीं है. दूसरा, इसके पॉलन में पॉलन किट सब्सटेंस एब्सेंट होते हैं. पॉलन किट आर एब्सेंट इन पॉलन. क्वेश्चन उठता है क्यों? पॉलन किट पॉलन को स्टिकी बनाते हैं. स्टिकी बनाने के साथ साथ भारी भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में एयर पॉलन को उड़ा के ले जा रहा है, तो अगर उसमें पॉलन किट होगा तो उसका वेट बढ़ेगा. इस वजह से इनको पॉलन किट की जरूरत नहीं है. तो ये इसकी वजह से पॉलन कैसा हो जाता है? लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हवा के द्वारा कैरी किया जा सकता है. एक अच्छा फैक्ट इसमें भी है, एयर कैन कैरी द पॉलन ऑफ पाइन्स. हमारे यहाँ पाइन का पेड़ बहुत कॉमन है, चीड़ कहते हैं जिसको. 1400 किलोमीटर तक उसका पॉलन एयर कैरी करके ले जा सकती है. तो दीज वेयर अमंग टू फीचर्स. अब दो इसके इंपॉर्टेंट फीचर, और वो फीचर ये है कि इसके जो स्टेमेन्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं. स्टेमेन एक्सपोज्ड होने का मतलब है, अच्छा एक फीचर और ऐड करते हैं, फिर आते हैं इस पे. जो इसके फ्लावर होते हैं वो स्मॉल होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं. कॉम्पैक्ट होने का मतलब है इसके सारे फ्लावर एक साथ ग्रो करते हैं. तो नाउ स्टेमेन्स आर एक्सपोज का मतलब, अगर कहीं पे ये इसके स्टेमेन है तो ये बाहर की तरफ को एक्सपोज होंगे. इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हवा आएगी तो पॉलन इजीली क्या होगा? एयर के थ्रू कैरी किए जा सकते हैं. और इसका लास्ट फीचर है कि इसका जो कार्पेल होता है उसके पास फेदरी स्टिग्मा है. स्टिग्मा का काम क्या है? पॉलन को रिसीव करना. सपोज करो अगर ये ओवरी है, या आप इस ओवरी के ऊपर जो आपके स्टिग्मा होंगे, इफ दिस रिप्रेजेंट्स द स्टिग्मा, ये वाले पोर्शन, तो ये फेदरी होते हैं. फेदरी होने के पीछे रीजन क्या है? कि अगर कोई पॉलन उड़ता हुआ आएगा तो इसके फेदरी स्टिग्मा में इजीली अटैच कर जाएगा, रुक जाएगा वहीं पे. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द एनीमोफिलस फ्लावर्स. नाउ कमिंग टू द थर्ड मोड. Ornithophily. Ornithophily is pollination by bird. ये किसके थ्रू पॉलिनेशन है? बर्ड्स के थ्रू. एक बहुत कॉमन एग्जांपल है इसमें हमिंग बर्ड. ये बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेटर का काम करती है. अब इसमें फीचर्स क्या होंगे फ्लावर के? सीधी सी बात है बेटा, बर्ड आ रही है किसी फ्लावर की तरफ को, तो फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए और फ्लावर का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए. पहला तो फ्लावर बिग साइज होगा. दूसरा, फ्लावर में क्या होगा?
बहुत जरूरी चीज नेक्टर, क्योंकि हमिंग बर्ड बेसिकली उस नेक्टर को कंज्यूम करने के लिए ही आती है इसके फ्लावर के पास। और कलर्ड होगा। तीसरा, इसमें फ्रेग्रेंस होगी। तीसरा, इसके जो पेटल्स होते हैं, सेपेल्स और पेटल्स, वो लेदरी होते हैं। लेदरी मतलब समझते हो, फ्लेक्सिबल टाइप के। क्यों? ताकि वो इसका बर्ड जब उस फ्लावर के ऊपर बैठेगी तो उसका वेट संभाल सके। बट रिमेंबर ओनली दीज टू, दिस इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, सो इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। कमिंग टू द लास्ट मोड ऑफ pollination, and that pollination is हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब पानी, तो यहां पे पानी पॉलिनेशन कौन कर रहा है? पॉलिनेशन बाय वाटर। ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादातर ये जो पॉलिनेशन है वो किस में होता है? एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। बट जरूरी नहीं है कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स में हो। अब इसमें फीचर्स क्या हैं फ्लावर के? सीधी सी बात है बेटा, यहां पे हमें फ्लावर के साइज से कोई मतलब नहीं है, तो फ्लावर का साइज यूजुअली क्या होगा? स्मॉल होगा। अगला, इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है तो तीन चीजें अपने आप ही नहीं होंगी। नेक्टर नहीं होगा, फ्रेग्रेंस नहीं होगा, और तीसरा, दैट इज ऑब्वियस, नो नेक्टर फ्रेग्रेंस, मतलब हाँ, तीसरा कलरलेस होंगे। जो फ्लावर होंगे उनमें कोई खास कलर नहीं होगा। नेक्स्ट, इनमें भी पॉलन किट सब्सटेंस की जरूरत नहीं है, तो पॉलन किट सब्सटेंस आर एब्सेंट। सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली में हमको दो एग्जांपल्स पढ़ने हैं यहाँ पे, और ये एग्जांपल है दो एक्वेटिक प्लांट्स के। पहला है वेलिस्नेरिया और दूसरा पढ़ेंगे हम ज़ूस्टेरा। वेलिस्नेरिया सबमर्ज प्लांट है। सबमर्ज मतलब जो पानी के अंदर डूबा रहता है, और यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होंगे। नाउ सपोज दिस इज एन एक्वेटिक बॉडी, तो इसके बेस की तरफ को आपका वेलिस्नेरिया ग्रो करता है। अब जो इसका फीमेल पार्ट होगा, जो इसका फीमेल प्लांट होगा, उस फीमेल प्लांट में जो फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर के नीचे एक हाईली कॉल्ड स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसको समझना है तो ऐसे समझो, ये एक कॉइल स्टॉक है और इसके ऊपर फ्लावर ग्रो करता है। तो से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज इट्स फ्लावर, तो ये हो गए इसके स्टिग्मा। दिस इज स्टिग्मा, ये फ्लावर हो गया, और इसके नीचे एक ये स्लेंडर स्टॉक हो गया, कॉइल फॉर्म में होता है। ऐसे ही इसका जो मेल पार्ट होता है उसमें पॉलन क्लस्टर्स में बनते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल इसका जो फ्लावर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा टाइप का। तो इसका जो मेल प्लांट है वो फ्लावर को कहां रिलीज करेगा? सरफेस में। तो ये हो गया मेल फ्लावर, और ये मेल फ्लावर के अंदर इसके पॉलन हो गए। नाउ जब इसमें गैमेट फॉर्म हो जाता है, इसमें पॉलन बन गया, इसके अंदर एग बन गया, मतलब ये रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस टाइम पे वेलिस्नेरिया का जो ये कॉइल वाला फ्लावर के नीचे जो कॉइल स्टॉक है, ये अपने आप ही सीधा हो जाएगा, और सीधा होने की वजह से क्या होगा कि जो फ्लावर है वो कहां चले जाएगा? सरफेस में चले जाएगा। सरफेस में चले गया तो यहाँ पे मेल फ्लावर पैसिवली फ्लो कर रहा है, तो ये मेल फ्लावर इसका जो पॉलन है इसके स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा, एंड दिस विल फैसिलिटेट्स द पॉलिनेशन। सो दिस इज द केस ऑफ वेलिस्नेरिया। ज़ूस्टेरा, नाउ एक चीज याद रखना, वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन हुआ वो कहां हुआ? सरफेस में। पॉलिनेशन अकर्ड इन सरफेस। जबकि अब ज़ूस्टेरा भी एक एक्वेटिक ग्रास है, सी ग्रास कहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट ड्रॉइंग एन एलिमेंट्री डायग्राम। ये ज़ूस्टेरा है, तो ये भी सबमर्ज्ड है। अब इसकी खास बात यह है कि इसमें जो मेल फ्लावर होता है
जो मेल फ्लावर होता है उसके पॉलन के नीचे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसमें फीमेल में कॉइल था तो इसमें क्या होगा, मेल के नीचे कॉइल है, इसके मेल का नीचे कॉइल स्ट्रक्चर होगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है इसमें फीमेल फ्लावर प्लांट से ही चिपका रहेगा और जो मेल है उस स्टॉक की वजह से आपका जो मेल गैमेट है वो कहां तक पहुंचेगा, फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचेगा। सो इन दिस केस पॉलिनेशन अकर्स इनसाइड द वाटर। इसमें कहा था सरफेस में, इसमें कहा होगा पानी के अंदर। सो दीज वर द टू केसेस ऑफ हाइड्रोफिली। अब एक एक्सेप्शन है, जैसे वाटर लिली। वाटर लिली हमने कहा एक्वेटिक प्लांट है, ऐसे ही आपने एक वाटर हाइसिंथ पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ये दोनों एक्वेटिक प्लांट है। तो नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ पॉलिनेशन इन वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, लिख देंगे कि प्लांट वाटर में है तो हाइड्रोफिली हो गया, बट नहीं, मैंने कहा था मैक्सिमम एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रोफिली होता है, बट जरूरी नहीं है कि हर एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफिली हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो ये एंटोमोफिलस हैं। सो इन दिस पॉलिनेशन अकर्स बाय द इंसेक्ट। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नाउ हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और वो ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन से जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। वी ऑल नो दैट कि वेरिएशन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिज्म के अपने एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट के लिए जरूरी है। तो प्लांट भी ये कोशिश करेगा कि वो कम से कम सेल्फ पॉलिनेट करे। तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स ने कुछ मैकेनिज्म डेवलप किए हैं बाय फ्लावरिंग प्लांट्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। अगेन आई एम स्पीकिंग मैकेनिज्म डेवलप बाय द फ्लावरिंग प्लांट। ये हमने डेवलप नहीं किए, ये प्लांट ने फ्लावरिंग प्लांट ने नेचुरली खुद डेवलप किए हैं। तो ये जो मैकेनिज्म्स हैं, ये मैकेनिज्म्स कहलाते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ऐसे जो नाउ लेट अस स्टडी व्हाट आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अच्छा, इससे पहले हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ें, एक टर्म आएगा कहीं पे, दैट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर कोई प्लांट बहुत लंबे समय तक सेल्फ पॉलिनेशन करता है, अराइजेस ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन, जब कोई प्लांट बहुत लंबे समय तक कॉन्टिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेट करेगा तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है लॉस इन वीगर ऑफ प्लांट। अब ये वीगर शब्द क्या है, लगातार सेल्फ पॉलिनेट किया तो इसकी वजह से प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ईल्ड, इन सब पे असर पड़ेगा और ये सब क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो इसी डिक्रीज इन द वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, डिजीज से रेजिस्टेंस होने की क्षमता, ये सब कम हो जाना, कलेक्टिवली इनके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, वीगर। तो वीगर का लॉस ना हो इसीलिए प्लांट ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप किए हैं। तो अब आते हैं इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के ऊपर। क्या आप गेस कर सकते हैं सबसे आसान तरीका क्या है कि प्लांट सेल्फ पॉलिनेट ना करे? द मोस्ट कॉमन मेथड इज, यू हैव स्टडीड अबाउट दिस, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इमेजिन करो अगर किसी प्लांट में सिर्फ स्टेमेन ही है या किसी प्लांट में सिर्फ पिस्टिली है,
तो क्या होगा, वो हमेशा सेल्फ पॉलिनेट करेगा। ये सबसे आसान तरीका होता है। दूसरा आसान तरीका है डाइकोगामी, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। इसका मतलब क्या है, सपोज करो ये हो गया उसका फीमेल स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हो गया एलिमेंट्री डायग्राम फ्लावर का। सपोज करो पॉलन बन गया है, पॉलन बन गया है, डिहाइस होने को तैयार है, पर अभी तक स्टिग्मा उसको रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है। दैट इज पॉलन इज फॉर्म्ड बट स्टिग्मा इज अनेबल टू रिसीव इट। दूसरा केस इमेजिन करो, स्टिग्मा तैयार है कि वो किसी भी पॉलन को रिसीव करके पॉलन ट्यूब बना सकता है, बट अभी तक उस फ्लावर का पॉलन नहीं बना है। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांस नहीं होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी। ये दो टाइप का होता है, पहला कहलाता है प्रोटेंड्री और दूसरा कहलाता है प्रोटोगाइनी। अगर एंड्री गाइनी से कुछ याद आ रहा है तो एंड्री इज एंड्रोशियम, दैट इज मेल पार्ट, गाइनी इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसका मतलब है प्रोटो मतलब पहले, जब पॉलन मैच्योर या एंथर पहले मैच्योर कर गया, बिफोर, पॉलन से बेटर यहां पे एंथर लिखना होगा, एंथर मैच्योर बिफोर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं हुआ बट पॉलन एंथर मैच्योर कर गया है, तो एंड्री प्रोटोगाइनी क्या होगा, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया है, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बट एंथर इज नॉट मैच्योर्ड। तो ये हो गया आपका सेकेंड, दैट इज डाइकोगैमी। तीसरा होता है एक्सट्रोस एंथर। एक्सट्रोस एंथर का मतलब है प्लेसमेंट ऑफ एंथर अपोजिट टू स्टिग्मा। क्या मतलब है इसका, सपोज करो ये मेल पार्ट है, अब जो इसका जो लोब है एंथर के वो कहां की तरफ को है, बाहर की तरफ को, एक्सट्रोस बाहर की तरफ को प्लेस है। तो इस वजह से क्या होगा, इसके पॉलन का सिग्मा के ऊपर लैंड करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रो अलग अलग, स्टाइली रिप्रेजेंट्स टू फिलामेंट्स। तो अगर आप देखेंगे स्टाइल से हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो ये हॉलो ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल कहलाती है ये वाली। सिमिलरली हम जानते हैं कि एंथर का जो बेस है वो क्या कहलाता है, फिलामेंट। हेट्रोस्टाइली का मतलब है डिफरेंस इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट हमेशा किसमें होता है, मेल पार्ट में, और स्टाइल, स्टाइल किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सपोज करो ये एक प्लांट है जिसका फ्लावर है, फ्लावर में ये आपका स्टाइल का लेंथ ज्यादा है और फिलामेंट का लेंथ छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका पॉलन इस पे लैंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। किसी में ऐसा हो सकता है कि स्टाइल ये फिलामेंट की लेंथ बड़ी है और स्टाइल की लेंथ छोटी है, तो दोनों केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होगा। अब आता है लास्ट वन, जो सबसे शॉर्ट तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का, और ये कहलाता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ मतलब खुद में, इनकॉम्पेटेबल मतलब असक्षम, नॉट एबल टू डू समथिंग। तो इसमें क्या है, ऐसे केसेस में
ये जेनेटिकली होता है, मतलब दिस इज जेनेटिक ओके, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म। जेनेटिक मतलब जीन्स इन्वॉल्व है, इन विच इसमें क्या होता है, स्टिग्मा refuses pollen of same flower या फिर सेम प्लांट टू जर्मिनेट। मतलब अगर ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, तो अगर मतलब इनमें कुछ जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है, और जीन के इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है कि अगर इसका पॉलन, इसी फ्लावर का पॉलन या इसी प्लांट का पॉलन इसके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, तो स्टिग्मा उसको रिफ्यूज कर देगा जर्मिनेट करने से, मतलब वो पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट इन सब टर्म्स को समझना बहुत जरूरी था। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या एजेंट्स में कोई दिक्कत हो तो यू पीपल कैन आस्क, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज गो थ्रू द वीडियो। थैंक यू। सिर्फ